हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का 2022 का पेपर देख रहे थे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूँ। पहला है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर। हमारे पास दो लंबे पैरेलल वायर है, ए और बी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। और कैरी करंट ऑफ 750 एम्पियर और 500 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो करंट कैरी कर रहा है वो है आपका 750 एम्पियर, बी जो कर रहा है वो आपका 500 एम्पियर है। इन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहा है तो दूसरा नीचे की डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो बोल रहा है कि द फ्लक्स डेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन वायर विल बी। तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे हमारे परपेंडिकुलर लाइन पर हमारी यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये कैसा कहना चाह रहा है। हमारे पास दो वायर हैं, एक मिनट इससे बनाता हूँ ना, लाइन तो है मेरे पास, ये एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वायर हो गए। ठीक है, ये हमारे पास दो वायर है, तो मैं इसमें मान रहा हूँ करंट ऊपर की ओर को जा रही है ऐसे, और इसमें करंट जा रही है नीचे की ओर को। ठीक है, ये वायर ए है और ये वायर बी है। माना वायर ए में जो हमारी करंट थी वो थी आपकी 750 एम्पियर, 750 एम्पियर ऊपर के डायरेक्शन में, और इसकी थी आपकी 500 एम्पियर नीचे के डायरेक्शन में ये। तो ये पूछा इन दोनों के मिड पॉइंट में, यहाँ पर हमारी करंट, यहाँ पर आपके, यहाँ पर परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा था। क्या पूछा था, ये आपका द मिड पॉइंट में हमारे परपेंडिकुलर लाइन में आपके यहाँ पर बिटवीन वायर विल बी। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, मतलब वही बी की वैल्यू पूछी है। तो देखिए, यहाँ पर हमें इस पर बी की वैल्यू पूछी है। देखिए, अगर हमारा एक अगर ऊपर की ओर को जाता है और एक अगर नीचे की ओर को जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, मिड पॉइंट पर अगर हमारा एक आपका करंट अपवर्ड ले जा रहा है, एक डाउनवर्ड लेके जा रहा है, तो यहाँ पर ये हमारी ऐड हो जाती है। देखिए, यहाँ पर हमारा सिंपल फार्मूला क्या होता है, मैं आपको उसको डायरेक्ट फार्मूला बेस में दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जिसको आप बी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, बी से। ठीक है, ये बी होती है एट अ डिस्टेंस, एट अ परपेंडिकुलर लिखता हूँ, परपेंडिकुलर बताता एज अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन बना रहा है मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस मान लेते हैं आपका आर, फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट सीसीसी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं आपका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बतानी बी, कहाँ पर, ये बी बतानी है एट, लिखा है तो एट। ठीक है, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो देखिए, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा बी, जो निकालते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है आपकी, आपकी एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इनटू जो करंट फ्लो हो रहा है आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये आप याद कर लीजिएगा, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है। इसको ये हम क्या बोलते हैं, ये आपका होता है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इट इज़ द एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। बाकी यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो देखिए, जो आपका पहला आपका कंडक्टर है ए, इसकी आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या आएगी, बी ए, और इसकी आएगी आपकी बी बी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ सेकंड वाले की आ जाएगी आपकी बी बी या फिर बी टू कर दीजिए। तो हमें यहाँ पर मिड पॉइंट पे इनका इन मिड पॉइंट में कितनी होगी, तो ये होगी आपकी बी टोटल, वो जाएगी आपकी बी ए प्लस बी बी, मतलब दोनों का समीशन। अगर मिड पॉइंट में एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है तो ऐसे करके निकालते हैं। तो देखिए, पहले अब यहाँ पर मैं आपको बी ए की निकालता हूँ पहले वाले के कारण। तो देखिए, बी ए की आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ आपका जो वायर वन है उसकी। देखिए, क्या फॉर्मूला था, ये था आपका म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको देख देख के भी याद हो जाए, और आप साथ साथ बोलेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, वो मैंने बताई थी आपको 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर,
और आपका पहले वाले में करंट था वो था आपका 750 एम्पियर, ठीक है। और 2 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है। और आर की वैल्यू, आर मतलब है रेडियस, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया था हमें, ये था आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है, तो मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये d/2, डिस्टेंस का हाफ करेंगे, डिस्टेंस है आपकी 12 सेंटीमीटर, 12/2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। या सिंपल लिखें तो 0.06 मीटर भी लिख सकते हैं आप, 0.06 मीटर, ठीक है। तो ये हमें इसकी वैल्यू है। देखिए ये हमने फॉर्मूला बताया मैंने आपको। देन बी ए की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.06 मीटर में, ठीक है। अब देखिए ये 2 पाई से ये 4 पाई कट जाए 2 टाइम्स। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये सिंपल से हो जाएगा आपका 75 दूनी 150, यह आ जाएगा आपका 150, ठीक है। और ये आपका एक और जीरो ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.06, ठीक है, 0.06। या इसको 6 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख दे सकते हैं। तो ये हमारे इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 से अगर ऊपर चल जाएगा तो 6 दूनी 12, 2.5, यहाँ पर आ जाएगा 2.5। ये 3 जीरो से, ये आपके 2 जीरो से ये कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 1 जीरो पर चल जाएगा, मतलब आ जाएगा आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻3। किस में आएगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, टेस्ला में। तो ये हमारी बी ए की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ गई पहले वायर की। अब सिमिलरली हम लोग सेकेंड वायर मतलब बी बी की फ्लक्स डेंसिटी निकालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ सेकेंड वायर बी बी, वो क्या होता है आपका, सेम फॉर्मूला μ0 अपॉन आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर आई जो है करंट जो है सेकेंड वाले में, ठीक है, वो आई बी लिखता हूँ, इसका करंट आई ए, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारी, वही आपकी μ0 आपको कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई बी की वैल्यू कितनी थी इसमें, 500 थी इससे, 500 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 500 एम्पियर अपॉन 2 पाई, और आर की वैल्यू सेंटर में वही होगी आपकी 0.06, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वापस से 2 टाइम कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2। देखिए यहाँ से अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करके क्या आएगा, ये चले जाएगा ऊपर, यहाँ पर से करेगा आपका 10/6, 10/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.667 और ऊपर वही आ जाएगा इंटू 10⁻, यहाँ पर 3 टेस्ला। तो यहाँ से बी ए और बी बी की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें मिड पॉइंट में निकालना है, मिड पॉइंट के लिए हम दोनों का सम करेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वायर ए एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वायर बी का समीशन, ये बी है। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻, ये कॉमन करता हूँ 10⁻³ प्लस 1.667 और इसका आपका इंटू 10⁻³ है। तो देखिए 2.5 में हमें यहाँ पर 1.677 को ऐड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा ऐड करके 4.167 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये हमारा आंसर आ गया 4.167 इंटू 10⁻³ टेस्ला। 4. देखिए ये आंसर तो इसका गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 4.167 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा, मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला बताया, ये होता है। तो मैंने सबसे पहले वायर ए के लिए निकाला ये, देन वायर बी के लिए निकाला, और हमने मिड पॉइंट में करना था, तो मिड पॉइंट के लिए इन दोनों का सम होता है। देन हमने यहाँ पर उनका सम करके आंसर निकाला। देखिए अगर आपको ये अप्रोच उस टाइम दिमाग में ना आए तो आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स आपको स्ट्रेंथ से भी निकाल सकते हैं, जिसको आप एज बोलते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उससे भी निकाल सकते हैं। चलो आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं उसमें से। तो देखिए अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के थ्रू निकालें, क्योंकि हमें क्या पता है, बी की वैल्यू क्या पता है हमें, बी इज इक्वल टू μH होता है, ठीक है, बी इज इक्वल टू μH होता है। तो यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकाल दें और म्यू की वैल्यू हमें पता है, म्यू की वैल्यू क्या है आपकी, म्यू की वैल्यू होती है हमारी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7
हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पर से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एच की वैल्यू निकालने का हम सिंपल हम कर सकते हैं कैसे, अगर फ्लक्स डेंसिटी निकालनी होगी, फ्लक्स डेंसिटी एच की वैल्यू निकालना हो आपको ड्यू टू इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, कोई इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू आती है, एच मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ की, वो होती है आपकी जितना करंट फ्लो हो रहा है, आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई इंटू आर, आर क्या है, वही आपका रेडियस है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहले वाली करंट निकालें, एच ऑफ ए, करंट ऑफ फर्स्ट, आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, एच ऑफ ए क्या हो जाएगी आपकी, करंट पहले वाले में कितना है आपका 750 एम्पीयर का करंट है, अपॉन आ जाएगा 2 पाई जो कांस्टेंट है, और यहाँ पर आर की वैल्यू निकाली थी हमने 0.06। ठीक है, ये हमारा आता है, ये कहाँ आएगा, देखिए एच ऑफ ए मतलब आपके स्क्रीन के अंदर की ओर को जा रहा है। एच ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, एच ऑफ बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट है आपका 500 एम्पियर सेकेंड वाले वायर में, और 2 पाई सेम, और आप मिड पॉइंट में निकालना था तो आर की वैल्यू भी सेम 0.06। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग अगर टोटल निकालेंगे एच, तो मिड पॉइंट में निकालना है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एच ए प्लस एच बी, दोनों का यहाँ पर हम समीशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 7 5 12, 1250 हो जाएगा, 1250, और नीचे आपका ये कॉमन आ जाएगा 2 पाई इंटू 0.06। ठीक है, ये हमारी एच की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए यहीं पर कैलकुलेट कर दूंगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है मेरे भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे हम, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, आपका 2 पाई है और आपका 0.06 है, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻², ये ऊपर से चले जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1250, और ये 2 जीरो और ऊपर चले जाएंगे ये, और ये नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू 3.14 इंटू 6। ठीक है, 6 दूनी 18, 18 या 54, एक 55 मान लेते हैं, 55 से ये आपका यहाँ पर कट जाएगा आपका 5 या 15, ये आ जाएगा आपका 33 के आसपास। अगर इसके दिखें तो 3315.7 ये आपका एम्पियर पर मीटर में आती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर बी को हम एच से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आती है एच की वैल्यू 33, आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगी 3315.7। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा 4.16 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। ठीक है, ये कौन सी हमारी, ये है आपकी अप्रोच टू, देखिए अप्रोच 2 हमने इसके थ्रू निकाला, और अप्रोच 1 हमारी ये वाली थी, जो आपकी मेन अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर तो आ गया हमारा बी। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये मॉसफेट का आ गया, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है आपका डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। एक हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है जिसमें आईडी ड्रेन करंट की वैल्यू है 4.5 मिली एम्पियर एट अ VGS, जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो -2 वोल्ट है। तो हमें IDSS मतलब जो आपकी ड्रेन करंट के सैचुरेशन के टाइम में वैल्यू है वो बतानी है। IDSS मतलब ड्रेन करंट वैल्यू एट सैचुरेशन, और VP मतलब पिंच इन वोल्टेज की वैल्यू दी है आपकी -5 वोल्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने मॉसफेट पढ़ा होगा तो मॉसफेट में, एक मिनट, उसमें हम लोग ड्रेन करंट का फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं। ड्रेन करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका ID, ड्रेन करंट इज इक्वल टू IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, IDSS हुआ है, इंटू हम करते हैं 1 - VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज अपॉन पिंच इन वोल्टेज VP का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। देखिए अब हमें यहाँ से IDSS की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या आ जाएगा, IDSS इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ID ड्रेन करंट अपॉन 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। बस इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, यहीं पर कर दो, इतनी जगह तो होगी ऐसे, वरना अगले पेज में चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ID की वैल्यू देखिए, ऊपर से क्या दिया हमें 4.5 मिली एम्पियर, 4.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर के लिए लिख दिया मैंने मिली एम्पियर, और 1 - VGS गेट टू सोर्स की वैल्यू है आपकी -2, और ये नीचे आपकी पिंच इन वोल्टेज है -5 का स्क्वायर। ठीक है, पूरे होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका माइनस से माइनस कट गया है,
आपका ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 4.5 पर मिली में है, याद कर लीजिएगा, चलो लिख देता हूँ, मिली एम्पियर अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 2/5 मतलब 5 चौको 20, 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, अगले पेज में ले ही जाता हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ से हमें ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट बतानी थी, IDSS की वैल्यू। ये हमारी कितनी आई थी, ये आई थी अभी 4.5 मिली एम्पियर अपॉन 1 माइनस क्या था, 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 1 में से 0.4 घटाएंगे तो आ गया 0.6, तो आ गया 4.5 मिली एम्पियर। और ये कितना आ गया नीचे, 1 माइनस 0.4 आ गया 0.6 का स्क्वायर मतलब 6 छक्का 36, ये आ गया 0.36। ठीक है, तो यहाँ पर से हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम इसका यहाँ से इसको लिखेंगे हम 45, नीचे कर देंगे हम 3.6, क्योंकि एक एक जीरो मैंने शिफ्ट कर दिया, ये मिली एम्पियर में वैल्यू आएगी। तो देखिए 36 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 से कम 36, एक बार जाएगा। देन यहाँ पर हमारा आएगा आपका 36 कम 36 और ये 45 है, तो यहाँ आ जाएगा 9 और 0, 36 दूनी 72, 12, फिर अगले का पॉइंट 8 और 0, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 8 0, 36 पंचे 80, बिल्कुल यहाँ पर आएगा आपका 12.5 मिली एम्पियर। तो IDSS की वैल्यू आ जाएगी 12.5 मिली एम्पियर। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 12.5 ये आंसर बिल्कुल ठीक है इसका, 12.5 मिली एम्पियर। ठीक है, बस आपने ये फॉर्मूला याद करना है, इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इनका, क्योंकि शायद PDF ना भी मिले। तो देखिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें दिया है द परसेंटेज लिमिटिंग एरर, हमें परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ऑफ 10 एम्पियर विथ अ 0 to 200 एम्पियर मीटर, मतलब एक मीटर है, उसकी स्केल आपके 0 से लेकर 200 एम्पियर तक का है और इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहा है आपका 10 एम्पियर। तो दिया हमें गारंटी एक्यूरेसी, मतलब गारंटीड एक्यूरेसी मतलब ये गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिए GAE 1% दिया है आपका फुल स्केल रीडिंग पर। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज लिमिटिंग एरर बतानी कितनी होगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है मेजरमेंट का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले दो चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी गारंटेड एक्यूरेसी एरर कैसे निकालते हैं और किसके हिसाब से निकालते हैं। देखिए गारंटेड एक्यूरेसी GAE ये होती है आपकी लिमिटिंग एरर, जो हमारी लिमिटिंग एरर है, लिमिटिंग एरर अपॉन ये हमारे निकालते हैं हम लोग फुल स्केल वैल्यू पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुल स्केल वैल्यू। देखिए ये इसमें समझने की चीज़ है, जो हमारी गारंटेड एक्यूरेसी एरर निकलते हैं वो आपकी फुल स्केल वैल्यू पर निकलते हैं। ठीक है, और आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी। वहीं अगर हम लिमिटिंग एरर की बात करें, परसेंटेज लिमिटिंग एरर, LL लिखता हूँ लिमिटिंग एरर के लिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर जो लिमिटिंग एरर है उसको हम लोग यहाँ पर जो हमारी ट्रू वैल्यू जो हमें नापनी है उसके हिसाब से बताएंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू इंटू 100। देखिए यहाँ पर गारंटेड एक्यूरेसी में एरर में हम फुल स्केल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रू वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रू वैल्यू क्या दी है हमें, आपको 10 एम्पियर दिया है, तो इसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम पहले गारंटेड एक्यूरेसी एरर निकाल देंगे इस केस में, क्योंकि गारंटेड एक्यूरेसी 1% दिया है आपकी फुल स्केल रीडिंग पर। फुल स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 200 एम्पियर। देखिए ऐसे ना, जो देखिए हमारा मीटर जो दिया है वो आपका 0 से लेकर 200 एम्पियर का मीटर दिया है, ये आपका स्पान है। ठीक है, तो देखिए इसकी अगर हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखें, फुल स्केल करंट IFSD फुल मैक्सिमम कितना नाप सकता है, मैक्सिमम नाप सकता है आपका 200 एम्पियर। ठीक है, और हमें जो ट्रू वैल्यू नापनी है, जो मतलब आपका IM मेजर करनी है, वो है आपकी, वो कितनी थी, 10 एम्पियर। ये हमें दिया आपकी 10 एम्पियर, और हमें गारंटेड एक्यूरेसी एरर दे रखी है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर वो दी है आपकी 1% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल पर हमारी 1% है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको आपको रियल में निकालें कि हमारी कितनी परसेंट आएगी यहाँ पर एरर, वो देखिए, मतलब 1% मतलब क्या हो जाएगा, 1/100। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है आपका 200 एम्पियर, तो ये 200 कट जाएगा, तो 100 दूनी 200, तो हमारी यहाँ पर 2 एम्पियर की एरर आएगी। ठीक है, तो गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या आई हमारी 2 एम्पियर की। अब हमें यहाँ पर लिमिटिंग एरर निकालनी है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो ये क्या आ जाएगी, जो हमें यहाँ पर ये एरर आई है, एरर कितनी आई है हमारी 2 एम्पियर, तो यहाँ पर लिमिटिंग एरर है हमारी 2 एम्पियर,
और ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू आपकी 10 एम्पियर, और इसको परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 10 टाइम कर जाएगा, तो 10 टू जा 20, तो लिमिटिंग एरर कितनी आ गई हमारी 20%। ये परसेंटेज लिमिटिंग एरर की वैल्यू हमारी 20% आ गई है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी। ये बिल्कुल ठीक कर रखा है 20%। अगला देखते हैं। अगला दिया है अ चेंज इन 700 मिली वोल्ट इन बेस इमीटर वोल्टेज कॉज अ चेंज इन 200 माइक्रो एम्पियर इन बेस करंट, डिटरमाइन द डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो देखिए डायनेमिक इनपुट प्रतिरोध की यहाँ पर वैल्यू ही होती है आपकी चेंज इन आपका वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, और यहाँ पर किसकी फॉर्म में दिया, इसमें दिया आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, मतलब वी बी चेंज कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर से आई ए चेंज हो रहा है, तो हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। देखिए अगर हम इसको मैं दिखाऊं सिंपल से, तो देखिए वो ऐसा हो जाएगा आर डी, डायनेमिक प्रतिरोध की वैल्यू आर डी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वी बी चेंज इन वोल्टेज बिटवीन बेस टू इमीटर टर्मिनल अपॉन चेंज इन करंट आई बी। बाकी आप सिंपल भी जान सकते थे क्या होता है आपका R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, उससे भी देख सकते हैं R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें आर डी की वैल्यू, इसी की वैल्यू बतानी है डायनेमिक प्रतिरोध की, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आर डी क्या हो जाएगी वी बी की वैल्यू है आपकी 700 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट मतलब 10⁻⁻3, और ये आपका इधर क्या है नीचे आपका करंट है आपकी 200 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या चला जाएगा 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 700 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 3 अपॉन नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा 200। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 2 का 7 का आधा करेंगे तो आएगा 3.5, तो 3.5 इंटू 10⁻3, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3.5 किलो ओम, 3.5 किलो, क्योंकि किलो मतलब क्या होता है 10⁻3। तो आर डी की वैल्यू क्या आ गई, आर डी की वैल्यू आ गई आपकी 3.5 किलो ओम। आंसर नंबर डी, ये भी आंसर सही है। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका द क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा क्यू मीटर है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, जो हमारा नापता है वो आपका किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला दिया है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेकेंड सेल्फ इंडक्टेंस, फोर्थ दिया आपका सीरीज रेजोनेंस, और फोर्थ दिया आपका पैरेलल रेजोनेंस। तो देखिए हमारा क्यू फैक्टर जो हमारा वर्क करता है, क्यू फैक्टर हमारा वर्क करता है आपका सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर, तो ये आंसर ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि हमारा क्यू फैक्टर जो है आपका क्यू मीटर क्वालिटी फैक्टर नापने के हमारा काम आता है, ये आपका सीरीज रेजोनेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस। देखिए यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, जो हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वीसी, वो हमारी होती है क्वालिटी फैक्टर टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज वीएस। देखिए ये आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वोल्टेज को आपका ये यहाँ पर जो आपके कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होती है उसको यह कहा जाता है आपका क्वालिटी फैक्टर टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज। क्या बोल सकते हैं इसको, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू द क्यू इनटू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, बाकी ये इससे हम लोग आपके किसी भी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ क्यू मीटर। अगला देखते हैं। अगला दिया है हमें इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज इंक्रीजेस, कांस्टेंट, नहीं सॉरी डिक्रीजेस, कांस्टेंट, इंक्रीजेस, या नन ऑफ द अबव। क्या क्या होंगी, बाकी हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं, सेमी कंडक्टर, इनके बारे में बता देते हैं आपको। सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर हमारे किस टाइप के डिवाइस होते हैं, ये हमारे होते हैं आपका एनटीसी डिवाइसेस। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। एनटीसी डिवाइसेस मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन आर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज डिक्रीजेस, मतलब प्रतिरोधकता इनकी वो डिक्रीज होती है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब ये आपका क्या करेगा, ईजिली आपका कंडक्ट करेगा, मतलब आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ resistance. As R decreases, the conductivity automatically increases. Hence, when we increase the temperature in semiconductor devices, then
ऑटोमेटिकली द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। सो आंसर सी इज राइट। ठीक है, बाकी यहाँ से देख सकते हैं आप NTC डिवाइसेस होते हैं आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस इसमें आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा मतलब यहाँ पर हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगी। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे यहाँ पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होंगे। तो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी करंट यहाँ पर ईजिली पास हो जाएगी, जिसका मतलब है कि अल्टीमेटली कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगला देखते हैं, दिया आपका द पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का पॉइंट फॉर्म क्या है आपका, कर्ल B इज इक्वल टू I, कर्ल H इज इक्वल टू J, कर्ल D इज इक्वल टू J या कर्ल V इज इक्वल टू I। तो देखो आपको पता ही है कि आपका यहाँ पर एम्पियर्स लॉ क्या होता है। आपका कर्ल ऐसे दिखाते हैं आपका डेल क्रॉस H। डेल क्रॉस H क्या होता है, ये हमारा होता है J, तो हम इसको ही बोलते हैं आपको कर्ल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आपका कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J। J आपकी है करंट डेंसिटी, तो यही आपके लॉ है आपका एम्पियर्स का पॉइंट लॉ यहाँ पर ये। ठीक है, आंसर नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके अलावा जो ये सब मैक्सवेल के इक्वेशन के हिसाब से फॉर्म है, तो देखिए मैं इसको एक बार सब बता देता हूँ आपको कौन कौन सी यहाँ पर होती है। तो देखिए हम लोग जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये हमारे पास 4 इक्वेशन होती है और हम इनको 2 फॉर्म में लिखते हैं। एक आपका डिफरेंशियल फॉर्म होता है और एक होता है आपका इंटीग्रल फॉर्म। तो देखिए ऐसे करके दिखा दूँ, एक मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, देन ईजिली आप समझ जाएंगे। 4 होते हैं तो 4 खाने बना देता हूँ, 1 2 3 और नीचे वाला लास्ट वाला 4 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले वाले को दिखाता हूँ मैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा होता है यहाँ पर ऊपर वाले को लिख देता हूँ पहले। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म को ही हम लोग आपको पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, पॉइंट फॉर्म। और इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है आपकी इंटीग्रल फॉर्म। अगर वो इंटीग्रल के फॉर्म में, एक लाइन और खींचनी पड़ेगी मतलब ऐसे, अब ठीक है। तो देखिए आप, पहला होता है आपका डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, ये हमारा आपका पहली वाली फॉर्म है, आपका ये आपके मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं आपको इंटीग्रल फॉर्म में, आपका एक आपका क्लोज सरफेस में आपका डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल में रो वी इंटू डी वी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आपका गॉस लॉ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपका टोटल जो फ्लक्स निकल रहा है किसी भी सरफेस में वो आपके चार्ज एनक्लोज के बराबर होगा। एक हमारा गॉस ने आपका जो हमारा गॉस का लॉ है मैग्नेटिक फील्ड में, वो यहाँ पर मैक्सवेल की इक्वेशन है। देखिए मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने यहाँ पर कहा आपका डेल डॉट वी, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी का हम करते हैं तो वो हमारा 0 आता है। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपका क्लोज सरफेस में आपका बी डॉट डी एस, आपका बी डॉट डी एस की वैल्यू 0 आती है। ये आपका गॉस का आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगला देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, आपके कर्ल वाले आ गया डेल क्रॉस ई। ठीक है, मतलब कर्ल ऑफ ई किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 0। इसको अब अगर हम इस फॉर्म में लिखें या आपका इंटीग्रल फॉर्म में, तो ये लाइन इंटीग्रल में हमारा आता है आपका क्लोज आपका सर्फेस में लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल। डी एल क्या है आपका डिफरेंशियल लेंथ की वैल्यू हमारी होगी 0। ये आपका क्या है, ये हमारा बताता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसे लिखूँ उसको, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, इसके अलावा जो इसका फोर्थ रूल है वो आपका एम्पियर्स लॉ है, आपका वही डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ये आपकी करंट डेंसिटी है जे, ये आपका एम्पियर्स लॉ है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें आपका इंटीग्रल की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल। डी एल आपकी डिफरेंशियल लेंथ है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस, करंट डेंसिटी इंटू डी एस आपका डिफरेंशियल सरफेस एरिया लेंथ है। तो ये क्या है आपका एम्पियर्स लॉ है। तो ये आपके चारों हमारे मिला के क्या बनाते हैं,
ये आपके टोटल चारों हमारे हैं आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन, हम इसको बोलते हैं आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा आंसर लगा दिया था मैंने, आंसर नंबर बी, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे। ठीक है, ये आपका पॉइंट फॉर्म में है। ये देखिए जो आपका डिफरेंशियल फॉर्म है उसको हम पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। अगला देखते हैं, हमें चलो एक ट्रांसफार्मर मशीन का क्वेश्चन आया। तो क्या दिया है? द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ 100 kVA 2000 से आपका 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव्स 200 वोल्ट 90 एम्पियर 5 किलोवाट एट लो वोल्टेज साइड। देखिए मतलब ओपन सर्किट टेस्ट हमारा लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म हो रहा है और आपके नो लोड करंट की वैल्यू है आपकी 90 एम्पियर, आई नॉट की वैल्यू 90 एम्पियर है और लॉस जो हो रहे हैं वो आपके 5 किलोवाट हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आपका नो लॉस पर मतलब सॉरी ओपन सर्किट में जो हमारे लॉस होते हैं वो आपके कोर लॉसेज होते हैं, वो आपके 5 किलोवाट दिए। बाकी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यहाँ पर हमें वो बताना कितने यहाँ पर वैल्यू आएगी। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड द करंट अप्रॉक्सीमेटली आर इक्वल टू, हम अच्छा मतलब हमें यहाँ पर आई डब्ल्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस कंपोनेंट दोनों की यहाँ पर वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये कहाँ से आ गया सर, ये मैक्सवेल लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, पहले थोड़ा बताता हूँ आपको ओपन सर्किट टेस्ट क्या देता है। हमारा जो ओपन सर्किट टेस्ट है ट्रांसफार्मर में, ओपन सर्किट टेस्ट हमारे यहाँ पर नो लोड के टाइम में जो करंट आती है वो बताता है। नो लोड करंट ये हमें उस टाइम बताता है और साथ ही साथ हमें आयरन लॉसेस या कोर लॉस जिसको हम बोलते हैं वो हमें यहाँ पर डिटरमाइन करता है, कोर लॉसेस। क्योंकि कोर लॉसेस में जो कोर में लॉस होते हैं वो आपके आयरन लॉसेस ही होते हैं, इसमें एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊँ तो इसमें हम लोग यहाँ पर लो वोल्टेज साइड में हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, जबकि जो हमारी हाई वोल्टेज साइड है उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो हमारी ये सप्लाई है, सप्लाई के अक्रॉस सबसे पहले हम लगाते हैं वोल्टमीटर। तो ये देखिए वोल्टमीटर हमारा पैरेलल में लग रहता है। देन यहाँ पर हमारा आता है आपका वाट मीटर। तो वाट मीटर में आपकी करंट कॉइल और ये प्रेशर कॉइल है। ठीक है, करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होती है और प्रेशर कॉइल पैरेलल में कनेक्ट होती है। ये आपका वाट मीटर है W और इसके सीरीज में क्या आएगा हमारा अमीटर। ठीक है, देन यहाँ पर से हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में कनेक्ट है ये, और ये हमारी सेकेंडरी साइड क्या है हमारी केप्ट ओपन। ठीक है, ये आपकी ओपन सर्किट है। बाकी इसको हमने कहाँ भी परफॉर्म कर रखा है, हमने परफॉर्म कर रखा है लो वोल्टेज साइड पर, और आपकी हाई वोल्टेज साइड क्या है आपकी ओपन सर्किटेड। तो देखिए यहाँ पर अगर नो लोड के टाइम में जो लॉस निकलता है हम उसको बोलते हैं आपको W0, या फिर आपके नो लोड के टाइम पे हमारे कोर लॉस ये आपका डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग पावर आपकी यहाँ पर सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर से हम लोग देते हैं आपकी रेटेड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से रेटेड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी हम देते हैं ताकि यहाँ पर मशीन यहाँ पर काम करें। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर हम W0 बताएं तो W0 क्या होगा हमारा, W0 आपके अमीटर की वाट मीटर की रीडिंग होती है। आपका V जो है आपकी ये आपकी वोल्टमीटर की है रीडिंग, और आपकी I0 क्योंकि करंट जो बताएगा ये आपका नो लोड करंट जिसको हम बोलते हैं I0, वो आपकी इसकी आएगी रीडिंग, इसको V1 नाम देता हूँ। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर आयरन लॉस क्या होता है, अगर हम आयरन लॉस की बात करें, आयरन लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए लॉस क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ PI, पावर लॉस इन आयरन PI के लिए, या फिर आप कौन बताएगा वो आपको बताएगा वाट मीटर नो लोड पर W0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वोल्टेज नापी है V1 इंटू जो करंट है, करंट क्या है नो लोड करंट आएगी I0, और आपका यहाँ पर इन दोनों का पावर फैक्टर मतलब इन दोनों के बीच का cos फाई, नो लोड पर cos फाई नोट की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर हम पावर फैक्टर निकालें इससे, मैंने इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, अगर हम इससे पावर फैक्टर की वैल्यू निकालें, पावर फैक्टर जिसको हम बोलते हैं आपको cos फाई नॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos फाई नॉट हो जाएगा आपका ये आपका जो पावर है इनपुट पावर W0, और इसको डिवाइड करेंगे आप लोगों को V1 अपॉन I0 से। ठीक है, ये यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका नो लोड में पावर फैक्टर। तो एन लिख दो नो लोड के लिए, नो लोड पावर फैक्टर। अगर हम यहाँ पर कोर लॉस कंपोनेंट निकालेंगे, इससे निकालता हूँ कोर लॉस कंपोनेंट क्योंकि हमें दोनों बताने। तो कोर लॉस कंपोनेंट, कोर में कितना लॉस हो रहा है उसका कंपोनेंट निकालेंगे, उसको हम निकालते हैं IW से, या P भी लिखते हैं लेकिन IW ठीक है। तो ये होता है आपका W0 आपकी वाट मीटर की जो आ रही है रीडिंग अपॉन यहाँ पर आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग VI। ठीक है, ये माने इक्वेशन 2 है। तो अगर हम यहाँ से WI की वैल्यू यहाँ पर से अगर इसमें पुट करें तो हम यहाँ से आपका IW की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ इधर पर, ठीक है,
यहाँ पर देखिए ऐसे इधर को ले गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो आई डब्ल्यू की वैल्यू जो आपका कोर लॉस कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू क्या है वी आई आपका वी वन आई नॉट कॉस फाई नॉट। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं वी वन आई नॉट कॉस फाई नॉट, ये इसकी वैल्यू आ गई। और नीचे क्या इसी वैल्यू वोल्ट मीटर की वैल्यू वी वन। तो सिंपल देखें वी वन से वी वन कट जाएगा और यहाँ से हमारी आई डब्ल्यू जो आपकी कोर लॉस कंपोनेंट की वैल्यू वो क्या आ गई, वो आ गई हमारी आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो डायरेक्ट आप मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आप ये याद कर लीजिएगा कि हमारी आई डब्ल्यू की वैल्यू आती है आपकी आई नॉट कॉस फाई नॉट। ठीक है, हम इससे डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी हमारी आपकी आई डब्ल्यू की वैल्यू। बाकी जो हमारी यहाँ पर नो लोड करंट होती है आई नॉट, वो हमारा फेजर सम होता है किसका, आपका यहाँ पर से नो लोड करंट का, जो आपका ये नो लोड लॉसेस है उसका, प्लस आपका मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम। ठीक है, ये हमारा होता है आपका नो लोड कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्या क्या दिया था पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो आपका पावर लॉस दिए हैं वो आपके 5 किलोवाट दे रखे हैं। बाकी वी आई आप जो आपके वोल्टेज नाप रहा है वो आपका देखिए लो वोल्टेज साइड में, लो वोल्टेज साइड के लिए 200 वोल्ट दे रखी है, मतलब वी वन की वैल्यू होगी आपकी 200 वोल्ट, आई नॉट की वैल्यू होगी आपकी 90 एम्पियर और आपकी 5 किलोवाट आपकी लॉसेज हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या दिया है। यहाँ से हमें जो डब्ल्यू नॉट दे रखे हैं ना क्वेश्चन में 5 किलोवाट मतलब 5000 वाट देता हूँ, 5000 वाट। जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है वो आपका लो वोल्टेज साइड में मतलब 200 वोल्ट मेजर कर रहा है। और नो लोड की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आपका ओपन सर्किट के टाइम में जो भी आपकी करंट आती है वो नो लोड की वैल्यू होती है, नो लोड कंपोनेंट वो हमें दिए 90 एम्पियर। तो यहाँ से इसने हमसे पूछा है कि हमें यहाँ पर आपके मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस कंपोनेंट की करंट है उसको बताना है। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि आई डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकालते हैं हम, आई डब्ल्यू की वैल्यू होती है आपकी डब्ल्यू नॉट, क्योंकि जो आपकी वो आपके वाट मीटर की रीडिंग है उसको हम डिवाइड करते हैं आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग से। तो देखिए सिंपल सा हो गया 5000 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, ये कट जाएगा दो जीरो से 2 जीरो और 25 दूनी 50। तो यहाँ पर से आई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपकी 25 एम्पियर। तो हमारे जो कोर लॉस में जो हमारी करंट आ रही है वो हमारी 25 एम्पियर आ रही है। तो देखिए यहाँ से हमें अब क्या निकालना था, ये हमें निकालना था अब आपका मैग्नेटाइजिंग करंट। तो हमें क्या पता है आपकी जो टोटल करंट है आपकी एक्साइटेशन करंट या नो लोड करंट वो किसका वेक्टर सम होती है, वो यहाँ पर समीशन होती है आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोर लॉस कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आई एम की। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको दोनों स्क्वायर कर देते हैं तो ये आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आई एम स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये चला जाएगा आई एम स्क्वायर इधर चला जाएगा, बाकी ये यहाँ की उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर आ जाएगा। आई एम की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो क्या आ जाएगा आपकी आई नॉट करंट की वैल्यू माइनस आई ऑफ ओमेगा की वैल्यू। बस सिंपल सा वैल्यू पुट कर देते हैं हम। नो लोड करंट कितनी थी आपकी 90 एम्पियर, तो ये आ गया आपकी 90 का स्क्वायर माइनस आपका ये है आपका 25 एम्पियर, अभी निकालिए 25 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 9 81 8100 माइनस 6 छक्का यानी 25 पंचे 625। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे अप्रॉक्सीमेटली 86.46 एम्पियर आ जाएगी, 86.46 एम्पियर। तो ये हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट आ गई। तो वही पूछा था हमसे मैग्नेटाइजिंग करंट और आपका कोर लॉस कंपोनेंट की करंट 25 और 86.46 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ये तो गलत है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ये आंसर नंबर सी 25 एम्पियर और आपका 86.5 एम्पियर। आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा दोबारा से EMFT का आ गया। इसमें दिया है आपका स्पेरिकल चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, रो वी की वैल्यू दिया है रो वी नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कब, जब आर की वैल्यू लेस देन ए है और आपके रो वी की वैल्यू चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपके यहाँ पर 0 है। कब, जब आपकी आर की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज एंड मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ ई, ठीक है, मतलब हमें टोटल चार्ज की वैल्यू बतानी है यहाँ पर कितनी होगी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, पहले हम ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, देन हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हमें देखिए इससे यही होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू तो जीरो है, आपका आर ग्रेटर देन जीरो पर आर की वैल्यू होगा ए से ज़्यादा है तब इसकी वैल्यू जीरो है, तो हम सिर्फ ऊपर वाले को लेकर चलेंगे जहाँ पर आपकी रो बी की वैल्यू आ रही है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ईएमएफटी का आजकल काफ़ी वेटेज आ रहा है, और इस बार गेट के एग्ज़ाम में आप 2026 का देखेंगे तो ईएमएफटी के भी काफ़ी क्वेश्चन थे आपके तीनों से आपके पेपर में, अगर आप ई देखें या ईसी देखें या आईएन देखें तो तीनों में ही ईएमएफटी के काफ़ी क्वेश्चन थे, तो ईएमएफटी आप थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, देखिए बाकी हमें क्या पता है, गॉस लॉ के हिसाब से जो आपका क्यू इनक्लोज है, चार्ज इनक्लोज है, किसके बराबर होता है, ये होता है आपका इंटीग्रल ऑफ डी वी, आपका रो वी डॉट डी वी। ठीक है, ये हमारा इसका वैल्यू होती है। ठीक है, बाकी अगर मैं इसमें आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको इजीली समझ भी जाएंगे। यहीं पर आपको देखिए बगल बगल में सॉल्व करता हूँ मैं आपको, इसमें दोनों किस फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो येलो से ही कर रहा था, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए हमें क्या दिया, हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमारे यहाँ पर डेल वी की वैल्यू क्या होगी, देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो डेल वी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डिफरेंशियल वॉल्यूम होती है आपका डी आर डी थीटा डी फाई, ये आपकी डिफरेंशियल वॉल्यूम होती है आपके किस केस में, स्फेरिकल के केस में, स्फेरिकल के केस में हमारा ये होती है। ठीक है, देखिए बाकी अगर हम इसको अब हम सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा क्यू इनक्लोज, क्योंकि हमें चार्ज इनक्लोज की वैल्यू निकालनी है, वो क्या हो जाएगी हमारी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी क्या था हमारा रो वी नॉट, और यहाँ पर क्या थी वैल्यू थी हमारी रो वी नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, इनटू ये जो आपका डी वी है इसकी पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो ये मैंने तीनों की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी लिमिट तीन टाइप में टूट जाएगी, एक आपका आर कंपोनेंट में, एक फाई कंपोनेंट में, और एक थीटा कंपोनेंट में। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर फाई होता है ये आपका 0 to 2 पाई आपका इसकी लिमिट होती है, जो आपका थीटा होता है ये 0 से लेकर पाई मतलब आपका 180 डिग्री तक कहीं जाता है, और आपकी जहाँ आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर आर ही वेरी कर रहा था, देखिए क्योंकि सिर्फ यहाँ आर वेरी करा रखा है, मतलब आर की वैल्यू यहाँ लेस देन ए है, मतलब आर यहाँ पर वेरी कर रहा है कहाँ तक का, ए, ये क्वेश्चन था ना, हाँ, आर की वैल्यू कहाँ से, ये जो आपका 0 से लेकर ए तक का जा रही है, रेडियस की वैल्यू 0 to 1 है, 0 to a है। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है रो वी नॉट, ये तो बाहर ले लेता हूँ, चलो बाहर के पहले इसको लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। बाकी देखिए यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा और डी आर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, चलो इसको मैं इसके बगल में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेकंड मेथड में आपको इसके बाद वो एक्सप्लेन करूँगा, पहले ये देख लीजिए आप। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 पाई और ये आपका पाई आ जाएगा आपका 4 पाई, हमारा 4 पाई आ गया। देन यहाँ पर 0 to a, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आर की वैल्यू वेरी कर रही है तो आ गया रो वी नॉट, बाकी 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये भी कांस्टेंट है तो 4 पाई आ गया, रो वी नॉट हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा, 4 पाई इंटू रो वी नॉट यहाँ से हमारा बाहर आ गया। और देखिए यहाँ पर से आर ये है आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर ये आर स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका आर की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपका लिमिट भी लगाता हूँ आपका a to 0 to a, तो पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं आपका 4 पाई रो नॉट का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 3, तो आर क्या है तो क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 3। ठीक है, आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये आपका आर की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा आर की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, बाकी नीचे कांस्टेंट है आपका ए स्क्वायर, वो ऐसे आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक का थी
0 टू लेकर a, ठीक है। इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका 8/15 पाई रो नॉट a क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर से इसकी वैल्यू आ गई चार्ज इनक्लोज्ड की। तो क्या आ गया आपकी 8/15, अच्छा 2 ऑप्शन में 8/15 यहाँ भी दिया है, तो अगला भी निकालना पड़ेगा। खैर चलो देखते हैं अगला क्या होगा। तो देखिए इसका क्या आ रहा है, इसका ये आंसर आ गया। देखिए मैं अभी इसको आपको एक और सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए इसको अगर हम सिंपल वे में देखें तो हमारा स्पेरिफिकल कोऑर्डिनेट था। अगर हम उसमें dv की वैल्यू जो आपका, एक मिनट अलग पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। जो हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम है क्योंकि स्पेरिकल है तो इसमें सिर्फ r वेरी कर रहा था, तो हम इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम 4πr², ठीक है, क्योंकि हमारा r ही वेरी कर रहा है। बाकी जो सब कांस्टेंट है 4πr² अपॉन r² इंटू डी आर, क्योंकि डी फाई डी थीटा यहाँ पर कांस्टेंट थे, r ही वेरी कर रहा था इस वैल्यू में। तो देखिए यहाँ पर से हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, r की वैल्यू वेरी कर रही थी 0 से लेकर a तक का। बाकी हमारा ये क्या था आपका रो वी नॉट 1 - a² अपॉन r², ठीक है, a² अपॉन r²। बाकी यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आपके dv की है वो वैल्यू लिख दी मैंने 4πr² इंटू डी आर, ठीक है। बस यहाँ से अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से 4π कांस्टेंट है, रो वी नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं 4π इंटू रो वी नॉट बाहर ले लिया। बाकी देखिए अंदर वहाँ वही वापस हो जाएगा आपका r² माइनस ये आपका ये वाला हो जाएगा आपका r की पावर 5, ये हो जाएगा आपका r की पावर 4 अपॉन a²। एक मिनट ये मैंने सही लिखा है, ये क्या था आपका, अच्छा r² अपॉन a², वही मैं कहूँ, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना यहाँ पर, वही मैं कमेंट का ये गलत कैसे आ सकता है। यहाँ पर ऊपर था हमारा r² और नीचे था a², ठीक है। तो यहाँ पर तभी r की पावर 4 अपॉन a² आ गया। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ पर से हमें आपका लिमिट पुट करनी है। अभी लिमिट रहने देते हैं आपका 0 टू a, ये आपका 4π रो वी नॉट क्या हो जाएगा r³/3, वही आपका सेम, माइनस r की पावर 5 अपॉन 5a², ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इधर पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 4π रो वी नॉट, बाकी यहाँ पर लिमिट आ गई जब 0 टू a। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 टू a पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a³ r की जगह a करना है, a³ अपॉन 3 माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा a की पावर 5 अपॉन 5a², ठीक है। a की पावर 5 अपॉन 5a² मतलब ऊपर भी अब ये चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 4π रो वी नॉट अपॉन ये आ जाएगा a³/3 और यहाँ आ जाएगा माइनस a³ अपॉन 5, ठीक है। तो इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम 15 और ये ऊपर पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर से आपका 2a³, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपका 4π रो वी नॉट, ये आ जाएगा आपका 2a³ और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। बस ये 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 8, फिर क्या आ जाएगा 8/15, कॉन्स्टेंट बाहर लेते हैं 8/15 और ये आएगा आपका पाई रो वी नॉट a³, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। देखिए वही वैल्यू यहाँ आठ से हमारी 8/15 पाई रो वी नॉट a³, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई। तो आप डायरेक्ट इसमें जो आपका वेरी कर रहा है, देखिए यहाँ पर r वेरी कर रहा था तो डायरेक्ट मैंने r को लिया और सिंपल सॉल्व कर दिया। तो देखिए इसकी वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या निकालना था, इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी मैक्सिमम। देखिए क्या पूछा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो एट मैक्सिमम पॉइंट। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं ई की, देन मैक्सिमम के लिए हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसका, ठीक है, और इसको हम 0 में पुट करेंगे, ठीक है। हमें क्या बताया यहाँ पर आपका, हमें ये बताया कि आपका d डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, होता है आपका क्यू इनक्लोज्ड। बाकी d को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आपको इसको लिख सकते हैं आपको एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड। तो यहाँ से हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बस यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या है, सरफेस के लिए अगर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस के लिए हो जाएगा 4πr², क्योंकि सिर्फ r वेरी कर रहा है तो हम लिखेंगे आपका r², तो 4πr² आ गया। तो देखिए इसको मैं इस कलर से सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए यार ई
देखिए सरफेस क्या है आपका 4πr², 4πr² हमारा सरफेस है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 1/ε0। बाकी Q0 की वैल्यू क्या थी, Q0 की वैल्यू अभी अभी देखिए हमने क्या थी, 0 to a आपका रो V0 इंटू 1 - r² अपॉन ये कितना आ जाएगा a² अपॉन a², और ये आपका 4πr² इंटू dr। तो देखिए अभी हमने पीछे सेम चीज़ सॉल्व करी थी, तो सॉल्व करके हमारा क्या आया था, देखिए सॉल्व करके ये हमारा यहाँ पर अगर हम करेंगे तो इसको चलो सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा सॉल्व करके आएगा हमारा यहाँ पर रो V0 अपॉन एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा इसके साथ, बाकी अंदर क्या बचेगा r/3 माइनस r³ अपॉन 5a²। ठीक है, ये हमारी e की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर से आपका 4πr² से ये आपका कट जाएगा, तो हमारी इसकी वैल्यू ये आएगी। देखिए अब मैं इसको यहाँ पर यहीं पर सॉल्व करता हूँ जहाँ पर, क्योंकि बार बार पन्ने कहाँ पलटूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपका मैक्सिमम मिनिमा के लिए dE/dr, क्योंकि r के उसमें हो रहा है, तो ये अब मुझे इसको 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रो V0 अपॉन एप्सिलॉन। देखिए जो नीचे लिखा है उसकी वैल्यू क्या है आपका, अगर r के उसमें हो रहा है तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 हो जाएगा, r/3 हो जाएगा आपका 1/3, बाकी इसका हो जाएगा आपका 3r²। ठीक है, पहले लिमिट आगे आएगी देन माइनस हो जाएगी अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका 5a² इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म यहाँ 0 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3r² अपॉन 5a² इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से 1/3 इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, r² हो जाएगा आपका √5/9 इंटू a। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.39 अपॉन 3 इंटू ए। तो 2.39 इंटू 3 आपका नहीं आएगी आपकी 0.74 के आसपास, 0.74 इंटू ए, ये हमारी आर की वैल्यू आएगी। बिल्कुल ठीक है, 0.74 इंटू ए। हाँ, ये आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला दिया है फॉर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्वांटिटी इज डिजायरेबल, कौन सी क्वांटिटी हमें डिजायरेबल है, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, लैग, फिडेलिटी या आपका डायनेमिक एरर। तो देखिए हमारे जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से टाइप से, एक आपका स्टैटिक्स और एक आपका डायनेमिक। ठीक है, तो ये आपके जो चारों पार्ट दिए हैं अभी आपके डायनेमिक के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें पूछा कि हमें डिजायरेबल कौन है। देखिए हम चाहते हैं क्या कि हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारा जो आपका इंस्ट्रूमेंट बने उसकी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हो, मतलब तुरंत तो आपका रेस्पॉन्स करें। हम नहीं चाहते कि कभी उसमें लैग आए, मतलब हमने इनपुट अभी दिया 2 मिनट बाद आंसर बता रहे हैं, नहीं। हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि उसमें डायनेमिक एरर आए। डायनेमिक एरर मतलब हम वहाँ पर माप कुछ और रहे हैं और रीडिंग कुछ और आ रही है। ठीक है, तो वो हमें नहीं चाहते। बाकी हम चाहते हैं उसकी फिडेलिटी अच्छी हो। फिडेलिटी क्या होती है, हमारी कोई भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो आपकी कैपेबिलिटी जो आपका फेथफुली हमें आपका रेस्पॉन्स बता सके जब हमारे इनपुट में चेंज हो रहा है। ठीक है, विदाउट आपके डायनेमिक एरर, मतलब हमारे डायनेमिक एरर ना आए उस टाइम हमारे इनपुट में कितना चेंज हो रहा है वो हमें यहाँ पर बता सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। तो आंसर नंबर हो जाएगा पहला और तीसरा, बिल्कुल ठीक दिया है। बाकी इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए हमारे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आपके परफॉर्मेंस होती है, आपकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपकी किसकी, हमारे इंस्ट्रूमेंट की। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी मेरे भाई, एक हमारी होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होती है आपकी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से समझ सकते हैं, जो आपके टाइम के साथ वेरी करती है। ठीक है, जो टाइम के साथ, टी के साथ लिखता हूँ, टाइम के साथ वेरी, जो आपके टाइम के साथ वेरी करे उसको हम बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो आपकी कांस्टेंट रहे या बहुत स्लो चेंज आए, या फिर आपका स्लो चेंज आए टाइम के साथ, स्लो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारी एक्यूरेसी आती है, प्रिसीजन आती है, सेंसिटिविटी आती है, लीनियरिटी आती है, ड्रिफ्ट वगैरह सब इसके अंदर आता है। लेकिन जो हमारी डायनेमिक है, डायनेमिक के अंदर हमारी ये 4 चीज़ें आती है जो यहाँ पर लिखी है। कौन कौन से, आपके स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, फिडेलिटी, डायनेमिक एरर और लैग। तो ये 4 चीज़ें हमारी इसमें आती है, जिसमें हमारी आपके स्पीड ऑफ
रेस्पॉन्स और यहाँ पर फाइडेलिटी हमारी यहाँ पर डिज़ायरेबल है। हम चाहते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जितना लैग कम हो उतना अच्छा है, और जितनी आपकी एरर कम हो उतना इंस्ट्रूमेंट के लिए बढ़िया है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमें कि द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड कंसिस्ट ऑफ। जब हम जीनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर देखा है कि जीनर डायोड हम स्टेप से हम शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा जीनर डायोड होता है और ये हमारा वर्क करता है अपने वोल्टेज रेगुलेशन में। कहाँ, जब ये आपका रिवर्स बायस में हो। रिवर्स बायस मतलब ये इसका आपका एनोड है और ये इसका कैथोड है, और अगर हम ये हमारे साथ है और सप्लाई का यहाँ पर प्लस यहाँ है और ये माइनस है, ठीक है। ये आपका सप्लाई का है और ये आपका जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है ये। तो ये हमारा होता है जीनर डायोड। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं, इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमारा एक सीरीज में प्रतिरोध आता है जिसको आप डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके अलावा हमारी एक बैटरी आती है, ठीक है। बैटरी का नेगेटिव इधर और आपका पॉजिटिव इधर होता है, ठीक है। ये आपका अगर सप्लाई ये है तो इसका बैटरी में अपोजिट पोलैरिटी होती है ये। बाकी आर डी है डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जीनर डायोड। तो ये आपका जीनर का इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर दिया आपका रेजिस्टेंस इन पैनल विथ डीसी बैटरी नहीं, कैपेसिटेंस नहीं, आपको कैपेसिटेंस इन सीरीज नहीं, स्मॉल डायनेमिक रेजिस्टेंस सीरीज विथ डीसी बैटरी, बिल्कुल सही है। देखिए डीसी बैटरी है, इसके साथ हमारे सीरीज में आपका एक आर डी की वैल्यू लगी है, ठीक है। बाकी जीनर डायोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका जीनर डायोड हमारा एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है जब ये रिवर्स बायस में हो। और बाकी आपका हाईली डोप दो होता है, इसमें जो हम डोपिंग करते हैं बहुत हाई करते हैं। बाकी यार जब आपका फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स होती है तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में आपको ये नॉर्मल डायोड के जैसे काम करता है, लेकिन वह रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में आपका ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं आपको वी करेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए ये हमारी इसकी वी करेक्टरिस्टिक्स होती है ये, ठीक है। और ये देखिए ये जो जोन है ये आपका होता है आपका कांस्टेंट वोल्टेज जोन। यहाँ पर जो हमारी ये वोल्टेज है वी जेड ये कांस्टेंट रहती है। तो आपका कब होता है जब हमारा रिवर्स बायस में हो, ठीक है। और ये आपका फॉरवर्ड बायस में वी एफ और आई एफ के बीच में ये बना है, और आपका ये माइनस वी एफ और आई एफ के बीच में बना है। तो जब आपका रिवर्स वोल्टेज में होता है तभी आपका रिवर्स बायस में तभी आपका ये ऐसा काम करता है आपका ऐसा जीनर डायोड, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू। अगला देखते हैं जी आपका कंसिडर द फॉलोइंग ब्रिज यूजिंग मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के लिए इन ब्रिजों को कंसिडर करें। मैक्सवेल्स, ओवेंस, हेस या आपका एंडरसन ब्रिज। ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ओवर अ वाइड रेंज। अच्छा ओवर अ वाइड रेंज पूछा है। देखिए मापते तो चारों ही हैं इनके बारे में, लेकिन पूछा है कि वाइड रेंज में कौन नापेगा। देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पर तीन टाइप के हम मेनली यहाँ पर ब्रिज का यूज़ करते हैं नापने के लिए। इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग तीन टाइप के ब्रिज का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग इंडक्टेंस प्लस क्वालिटी फैक्टर नापते हैं किसी भी कॉइल का। क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर ऑफ अ कॉइल हम लोग यहाँ पर नापते हैं। जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है वो आपका तीन टाइप का होता है। अगर आप क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, ठीक है। सेकंड होता है आपका क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू अगर लाई करें आपकी 1 से लेकर 10 तक का। थर्ड होता है आपका क्वालिटी फैक्टर अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका लो क्वालिटी फैक्टर, लो क्यू कॉइल, एल क्यू लिख दिया, एल क्यू कॉइल। सेकेंड है आपका इसको बोलते हैं मीडियम क्यू कॉइल जिसका क्वालिटी फैक्टर मीडियम है। और आपका थर्ड है आपका हाई क्वालिटी फैक्टर, एच क्यू कॉइल इसका हाई क्वालिटी है क्यू फैक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, हमारे जो अगर लेस देन 1 आपके है क्वालिटी फैक्टर तो उसको हम नापते हैं आपका एंडरसन ब्रिज से, बाय यूज ऑफ एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज से देखिए हम कहाँ तक का नापते हैं, आपका मैक्सिमम लेग तक का, मैक्सिमम जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 है उसका हम इंडक्टेंस नापते हैं, उसके कम का कितना भी नाप सकते हैं। यहाँ पर हम मीडियम नापते हैं आपका मैक्सवेल के थ्रू, ठीक है। एम से मीडियम, एम से मैक्सवेल्स। बाकी देखिए स्मॉल है मतलब हम लोग यहाँ पर स्मॉल को क्वालिटी फैक्टर नापते हैं, स्मॉल लिख देता हूँ या फिर लो। स्मॉल मतलब सबसे छोटा शब्द क्या है आपका ए, जिसके शुरुआत में ए आता है इसलिए आपका क्यू क्वालिटी फैक्टर आप याद कर सकते हैं। लेस देन 1 आपका नापता है आपका एंडरसन ब्रिज। क्यू जो आपका 1 से लेकर 10 तक का है मतलब आपका ये मीडियम रेंज का है, एम से मैक्सवेल। और आपका क्वालिटी फैक्टर जो हाई रेंज का है उसको नापता है एच से हेज ब्रिज। तो ये आपके तीन ब्रिज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इंडक्शन मेजरमेंट के लिए। तो देखिए हमसे लेकिन पूछा ये है कि वाइड रेंज में कौन नापेगा, वाइड रेंज जिनकी रेंज बहुत बड़ी है। तो देखिए जो आपका बीच वाला ही है इसकी तो रेंज 1 से लेकर 10 तक का ही है, लेकिन जो आपका पहले और थर्ड है
कौन कौन से हो गया आपका, जिसमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है और जिसमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। तो देखिए लेस देन 1 के अंदर आपका -1 -0 ऐसे कितनी भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। इसमें आपकी बहुत वाइड रेंज होती है, वाइड रेंज। और आपके क्यू की वैल्यू 10 के ऊपर कितनी भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू भी क्यू की वैल्यू हो सकती है, तो ये भी वाइड रेंज होगी। तो देखिए ये काम करता है आपका एंडरसन ब्रिज और ये करता है आपका हेज ब्रिज। तो वाइड रेंज के अगर हमने मेजरमेंट करना है क्वालिटी फैक्टर का, तो हमें एंडरसन और हेज ब्रिज का यूज़ करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका हेज एंड एंडरसन, हेज एंड एंडरसन, आंसर नंबर 3 4, आंसर नंबर सी, ठीक है। ये आंसर सही होगा, ये इसका गलत लगा रखा है वो गलत होगा। अगला देखते हैं। चलो एक और EMFT का क्वेश्चन आ गया। देखिए मैंने कहा इस बार EMFT के क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसमें दिया है Vx की वैल्यू है आपकी x/x² + y² प्लस जो आपकी Vy की वैल्यू है वो है आपकी y/x² + y², ये हमें आपकी Vy की वैल्यू दी है और Vz की वैल्यू 0 है। तो हमें बताना है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस बताना है और कर्ल बताना है आपका इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बताना है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से करने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इसको शॉर्ट मेथड दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, पहले उसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं। हमें यहाँ पर Vx और Vy की वैल्यू दी है। एक कोई वेक्टर है उसको दो पार्ट में तोड़ रखा है इसने, Vx और Vy, अच्छा तीनों की वैल्यू दी थी, Vz की भी दी थी। ठीक है यहाँ पर क्या है, Vx की वैल्यू x/x² + y², y/x² + y², x/x² + y², ये इसकी वैल्यू है आपकी Vx की, और इसकी वैल्यू क्या है y/x² + y², ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। बाकी Vz की वैल्यू 0 है। मतलब आप इससे समझिए एक हमारा वेक्टर है जिसमें आपका अब z कंपोनेंट 0 है, मतलब एक वेक्टर है V, वो आप किससे बन के बना है, आपका Vx इंटू आई कैप या AX कैप लिख सकते हैं आई डायरेक्शन में, प्लस आपका Vy इन जे डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर AY डायरेक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू 0 है। अगर हम इसको आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगा तो देखिए वो कैसे लिख सकता हूँ मैं आपको, कंबाइन करके लिखें तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी x इंटू, एक मिनट, आ जाएगी x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। बाकी नीचे आपका इन दोनों का समीशन स्क्वायर हो जाएगा x² + y²। देखिए हम लोग यहाँ पर हमें क्या पता है, अगर आपने पोजिशनल वेक्टर पढ़ा है तो उसमें पोजिशनल वेक्टर में देखिए यहाँ पर पोजिशनल वेक्टर क्या होता है हमारा, जिसको हम डिनोट करते हैं R से। पोजिशन वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा xi, मतलब x का आई कैप में प्लस y का जे कैप में। देखिए वही वैल्यू यहाँ पर दी है। तो देखिए एग्जामिनर खुद चाहता है कि वो अब बच्चों को इसकी बारे में पता होना चाहिए और डायरेक्ट इसे सॉल्व करें। और देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर हम मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होता है आपका R², हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका x² + y²। तो देखिए इसी फॉर्म में है, मतलब सिंपल से अगर हम वोल्टेज को ये V को लिखें जो वेक्टर है वो है आपका xi कैप प्लस y जे कैप को लिखेंगे हम क्या, ये R, और आपको इसको मैग्नीट्यूड को लिखेंगे आपको R², तो ये हो जाएगा R/R², ठीक है। ये हमारे यहाँ पर वेक्टर की वैल्यू आ गई है। बस हमें इसमें डाइवर्जेंस बतानी है और यहाँ पर कर्ल बतानी है, ठीक है। तो देखिए आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, अगर आपने इंजीनियरिंग मैथ्स देखी है तो उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा होता है फॉर डाइवर्जेंस। अगर हम डाइवर्जेंस निकालना है तो एक आइडेंटिटी है, क्या है आपका डेल डॉट आपका R/R की पावर n, ठीक है। ये हमारा है, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है 2 - n/Rn, R की पावर n। तो यहाँ पर देखिए ये किस के लिए है, ये मैंने 2D के लिए लिखा है। देखिए अगर वहीं अगर ये 3D के लिए होता, 3D के लिए यहाँ पर आ जाता 3 - n/R की पावर n। ये अगर 3D के फॉर्म में है, मैंने 2D के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे उसमें आपके z की वैल्यू 0 थी, इसलिए ये मैंने ऊपर वाला लिया है, ठीक है। हम इसको प्रीफर कर रहे हैं। देखिए क्यों, बाकी यहाँ पर r की वैल्यू क्या थी हमारी, क्योंकि वेक्टर की वैल्यू थी v = R/R², ठीक है। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा डाइवर्जेंस निकालना है R/R², R की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो R/R² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 - n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा R², तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0/R², 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। तो यहाँ से हमारा डाइवर्जेंस क्या आ गया आपका,
डेल डॉट वी हमारा आ गया 0, ठीक है। तो ये आपका इसकी वैल्यू आ गई 0। देखिए उसके अलावा हमें कर्ल निकालना है। कर्ल को भी मैं आपको बताता हूँ, कर्ल का भी शॉर्टकट कैसे निकालेंगे हम लोग। कर्ल के लिए हम लोग याद करते हैं क्या, कर्ल क्या होता है हमारा, ऐसे घुमाओ, मतलब जिसको बोलते हैं रोटेशन। कर्ल के लिए हम देखेंगे कि इसमें रोटेशन है या नहीं है। मतलब अगर हमारा कोई भी वेक्टर फील्ड जो अगर रेडियल डिस्टेंस आर पर उसका अगर डिपेंड कर रहा है तो उसके अंदर कोई भी यहाँ पर आपका कर्ल नहीं होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस पे था इसलिए इसमें कर्ल नहीं होगा। अगर रेडियल डिस्टेंस हमें दिया है मतलब इसके अंदर हमारा कोई भी कर्ल नहीं होगा, मतलब कोई भी घुमाव नहीं होंगे, तो कर्ल आर अपसेंट, कर्ल अपसेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका वेक्टर फील्ड है वी उसका फंक्शन करेंगे अब आर के थ्रू, क्योंकि ए आर कैप में करेंगे तो अगर ये आपका हमेशा आएगा इररोटेशनल, मतलब ये यहाँ पर रोटेशन नहीं करेगा। अगर रोटेशनल फील्ड है, इररोटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो फाई है वो फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। मतलब आपका डेल क्रॉस वी, कर्ल की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। इररोटेशनल के फॉर्म में हमारी डेल क्रॉस वी की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, हमारा कर्ल और आपके डाइवर्जेंस दोनों इस केस में 0 आ गए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा दोनों 0। आंसर नंबर डी, बिल्कुल ठीक कर रखा है आंसर नंबर डी ये वाला। देखिए सिंपल सा था, अगर आपने इस फॉर्मूले के थ्रू करा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग करते गए ना, मैं आपको एक बार शॉर्टकट दिखाता हूँ इसका कैसे करा हमने। अगर हमारा कोई भी आपका एक्स और वाई के फॉर्म में है ना, एक्स और वाई के फॉर्म में है और अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर अगर आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर इस टाइम से हमें क्वेश्चन में दिया है तो आप सीधे उसको कर सकते हैं, वो आपका आर अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्म ही होगा। आर अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्म है, तो अगर इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो उसका क्या होता है आपका, तो ये क्या आ जाएगा 2/2, जो आपका डाइवर्जेंस हमेशा 0 आएगा। और अगर आपका फील्ड अगर आपका इररोटेशनल है तो आपका डेल क्रॉस वी हमेशा 0 आएगा। तो दोनों केस में आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आपका यहाँ पर कर्ल भी 0 आएगा और डाइवर्जेंस भी 0 आएगा। अगर वो फॉर्म आपका एक्स और वाई में और नीचे आपका डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया है, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में, तो हम इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे। देन हमें पता है 2D में है तो इसका कर्ल 0 आ जाएगा। 3D के लिए 3 माइनस आएगा आपका 3 माइनस n। देन यहाँ पर आपका इररोटेशनल है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 0 आएगी आपके कर्ल की। अगला देखते हैं, अगला दिया है आपका अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सर्किट एलिमेंट हैज़ अ फॉलोइंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी है, हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका किस टाइप का कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यहीं पर सॉल्व करता हूँ। देखिए V की वैल्यू क्या दी है, जो वोल्टेज दिया है आपका 200 साइन 2000t प्लस 50 डिग्री, इतना वोल्टेज है। बाकी करंट की वैल्यू है हमारी, करंट है आपका 4 cos 2000t प्लस 13.2। ठीक है, या फिर आप पहले इसको आप कॉस को साइन में चेंज करें, देन दोनों एक ही फॉर्म में हो जाएगा, फिर आप इसको निकाल सकते हैं। या फिर देखो मैं जिसे मेथड से करता हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मिनट इससे नहीं करूँगा, नेक्स्ट पेज में शो करता हूँ। देखिए ये मैं यहाँ पर इसको 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करता हूँ, देन सीधे सिंपली हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लोग लेते हैं आपका साइन। ठीक है, ये अगर साइन है, बस आप दो चीज़ याद रखें, ये साइन है और ऊपर वाला कॉस है। ठीक है, क्योंकि साइन में अगर हम यहाँ पर 90 जोड़ते हैं तब हमारा कॉस आता है। ठीक है, ये आपका साइन है, ये कॉस है, तो साइन के उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन और यहाँ जाएगा आपका माइनस कॉस। ठीक है, तो देखिए पहला हमें वोल्टेज क्या दिया, वोल्टेज दिया आपका 200 साइन 2000t प्लस 50 डिग्री, मतलब ये आपका साइन से प्लस 50 डिग्री है। देखिए अगर यहाँ पर प्लस 50 डिग्री है, आपको प्लस का साइन है, प्लस 50 डिग्री है, मतलब आपका प्लस कब होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज हमारा एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज में हमारा ऐड होता है, और आपका क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव से सेम सिंबल आएगा। तो देखिए ये आपका साइन है, इससे आपका 50 डिग्री आगे है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी यहाँ पर, ये है हमारा वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे वोल्टेज है, तो यहाँ से आपका कितना डिग्री है, यहाँ से 50 डिग्री आगे है। ठीक है, बाकी देखिए हमारी करंट की वैल्यू क्या दी है मेरे भाई, करंट की वैल्यू दी है आपकी 4 cos 2000t प्लस 13.2 डिग्री। देखिए ये भी प्लस 13.2 डिग्री है, मतलब ये भी आपका, ये आपका कॉस है, कॉस है 13.2 डिग्री, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा,
ये हमारा प्लस 13.3 डिग्री, मतलब ये यहाँ से इतना आगे और आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी आ गई, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये हमारी थी 13.2 डिग्री, और ये वाला कितना है हमारा, ये टोटल 90 होता है, 50 ये है, तो ये कितना होगा 40। तो टोटल इसका ओवरऑल कितना आ गया है आपका 40 और ये 15, 40 और 13 53, तो 53.2 डिग्री, 52.2 डिग्री हमारी करंट लीड कर रही है। तो देखिए करंट कहाँ लीड करते हैं, करंट लीड कर रही है आपकी वोल्टेज से बाई एंगल ऑफ कितना, एंगल ऑफ 53.2 डिग्री। देखिए करंट लीड करती है हमारा सिर्फ एक केस में, किस में, कैपेसिटर में। अगर प्योर कैपेसिटर होता तो 90 डिग्री करती है। प्रैक्टिकल कैपेसिटर में कुछ लॉसेज होते हैं ड्यू टू आर, ठीक है, प्रतिरोध के कारण कुछ लॉस होते हैं, तो ये आपका होगा प्रैक्टिकल कैपेसिटर। प्रैक्टिकल कैपेसिटर में यहाँ पर वोल्टेज ये है, उससे करंट लीड कर रही है आपका 53.2 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल कैपेसिटर। ये गलत लगा रखा है इसमें, आंसर हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल, ये गलत है, प्रैक्टिकल कैपेसिटर, आंसर नंबर सी ये। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं। अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन वेव ऑक्सीलेटर। देखिए ऑक्सीलेटर क्या होते हैं हमारे, जो आपके यहाँ पर वेव फॉर्म जनरेट करते हैं, तो उसमें कह रहा है कि हमारा साइन वेव कौन सा ऑक्सीलेटर जनरेट नहीं करेगा। देखिए पहला दिया है आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, सेकेंड दिया आपका वीन्स ब्रिज, थर्ड है कोलपिट, और फोर्थ दिया है आपका एस्टेबल ऑक्सीलेटर्स। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन में करता हूँ, एक मिनट। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ऑक्सीलेटर में जो हम यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर है, या फिर क्लैप ऑक्सीलेटर है, जिसको आप कोलपिट भी बोलते हैं, तो ये तीनों आपके साइन वेव जनरेट करते हैं, लेकिन ये आपका एस्टेबल मल्टीप्लेटर नहीं करता है। देखो इसके बारे में आपको मैं बता भी देता हूँ सबके बारे में। देखिए जो हमारा फेज शिफ्ट है, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, इसको आप आरसी फेज शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेज शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे आरसी एलिमेंट। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको चलो बता ही देता हूँ सबके बारे में। देखिए फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर क्या होता है, ये हमारा एक लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये हमारा लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होता है। ठीक है, जो हमारा प्रोड्यूस करता है साइन वेव। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस साइन वेव, आउटपुट में हमारी साइन वेव देता है। ठीक है, इसको और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसे ओपीएम या बीजेटी वगैरह का यूज़ करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाने के लिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करते हैं। और जो इसका आउटपुट होता है विथ आउटपुट, जो फीडबैक होता है, फीडबैक इट्स इनपुट, हम इनपुट में देते हैं किसके थ्रू आपका फेज शिफ्ट। यहाँ पर फेज शिफ्ट जो प्रोवाइड करता है वो कराता है आपका थ्रू फेज शिफ्ट आरसी एलिमेंट, आरसी एलिमेंट को देते हैं, इसलिए इसका नाम आपका है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका अगर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के टाइम में तो आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये 3-4 पॉइंट है इसके मेन, कि आपके लीनियर एलिमेंट होता है, साइन में प्रोड्यूस करता है, हम इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, उसके आउटपुट को हम लोग यहाँ पर आपका इनपुट में देते हैं एज अ फीडबैक पाथ, जहाँ पर आप आर और सी हम एलिमेंट लगाते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। देखिए इसके अलावा बाकी भी बताते हैं आपको। वीन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर जो होता है आपका, या फिर आपको उसको वीन ऑक्सीलेटर लिख कहते हैं, वीन्स ब्रिज कर देता हूँ पूरा, वीन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पर आपका साइन वेव जनरेट करता है। ठीक है, साइन वेव जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें हमारे जैसे हम उसमें एक आरसी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको 2 आरसी नेटवर्क यूज़ करते हैं, 2 आरसी नेटवर्क हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं साथ साथ, कनेक्टेड साथ साथ टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, 2 आरसी नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, ये हमारे एक साइनोसॉइडल होता है, इसमें एक हमारा जो आरसी होता है वो आपका सीरीज में होता है, और दूसरा हमारा पैरेलल में होता है। ठीक है, एक हमारा होता है, एक आरसी होता है हमारा सीरीज में, देन वो कनेक्ट होता है किसके साथ, एक आरसी के साथ पैरेलल में। तो ये 2 हमारे यहाँ पर पैरेलल आपके, एक आरसी सीरीज में और एक पैरेलल आरसी सीरीज में कनेक्ट होकर यहाँ पर 2 आरसी सर्किट हमारे बनाता है, और ये भी आपका साइन वेव जनरेट करने का काम आता है। इसके अलावा जिसको आपको क्लैप बोलते हो या फिर कोलपिट ऑक्सीलेटर बोलते हो, इसका टाइप है क्लैप ऑक्सीलेटर। ठीक है, क्लैप ऑक्सीलेटर भी हमारा एक आपका पैसिव ऑक्सीलेटर है, जिसमें एलसी आपके एलिमेंट यूज़ करते हैं आपको। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग आपका एक इंडक्टर लेते हैं, 1 इंडक्टर, और एंड हमारे 3 कैपेसिटर लेते हैं आपको फेज शिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक
ठीक है, ये होता है क्लैप, ठीक है। बाकी इसके अलावा हम लोग यहाँ पर 2 और आपका 3 लेते हैं, उसको हम बोलते हैं आपको कोलपिट, ठीक है। ये आपका इसी का पार्ट होता है, और बाकी ये भी आपका साइन वेव जनरेट करता है, ठीक है। इट यूज टू जनरेट साइन वेव। तो देखिए ये 3 जो मैंने दिखाए थे आपको, ये तीनों साइन वेव जनरेट करते हैं, ये तीनों साइन वेव जनरेट करते हैं। लेकिन आपको ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपका रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर का पार्ट होता है, जो आपका साइन वेव के अलावा बाकी वेव जनरेट करता है, जैसे आपका स्क्वायर, आपका ट्राइंगल वेव या स्क्वायर वेव। तो चलो उसको भी बता देता हूँ आपको। देखिए हमारा जो आपका नॉन साइन वेव जनरेट करता है उसको बोलते हैं आपको रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर्स, ठीक है। हमारा रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर हमारा नॉन साइनसोइडल सिग्नल जनरेट करता है। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑक्सीलेटर। ये आप एग्जाम में आ रखा है कि किस टाइप का आपका एलिमेंट होता है। तो नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो आपका प्रोड्यूस करता है आपका नॉन साइनसोइडल सिग्नल, नॉन साइनसोइडल रिपीटेड आउटपुट वेवफॉर्म, मतलब आपका पीरियोडिक आउटपुट वेवफॉर्म देगा, रिपीटेड आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक, नॉन साइनसोइडल रिपीटेड आउटपुट वेवफॉर्म देगा, ठीक है। लेकिन आपको साइनसोइडल नहीं देगा, मतलब कैसे टाइप के देगा, या तो आपके ट्राइंगल बना के देगा, ट्राइंगुलर शेप, या फिर आपका स्क्वायर वाइव वाली शेप देगा, ठीक है। देखिए बाकी इसमें आपका ये हम लोग यूज़ करते हैं, आपका यूज़ फॉर लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी जो इसके टाइप होते हैं वो मैं दिखाता हूँ, जो आपके एग्जाम्पल होते हैं, मतलब ये कौन कौन से होते हैं। ये जो सबसे पहला दिया था हमारा, वो था हमारा जो आंसर भी था इसका, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्सेशन वाइब्रेटर, इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। इसके अलावा हमारा जो स्वीप ऑक्सीलेटर होता है वो भी इसका एग्जाम्पल होता है, जो आपको स्वीप पे भी जनरेट करता है ये, ठीक है। तो देखिए ये दोनों मैंने बता भी दिया आपको, रिलैक्सेशन के पार्ट होते हैं जो आपका ट्रायंगुलर और आपका स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं। बाकी इसके अलावा ये जो थे आपके वीन्स ब्रिज, आपका क्लैंप ऑक्सीलेटर और आपका ये फेज शिफ्ट, तो ये तीनों आपको साइन वेव जनरेट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, अस्टेबल ऑक्सीलेटर, ठीक है। यही आपका साइन वेव जनरेट नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।